नमस्कार बच्चों, क्लास सेवेंथ सामाजिक विज्ञान इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अतीत भाग फर्स्ट पुस्तक पढ़ेंगे बेटा। तो चलते हैं पाठ की तरफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। तो बेटा मुगल साम्राज्य आपने नाम सुना होगा, मुगल नाम सुना ही होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के बारे में सुना ही होगा। तो इन सारे मुगल साम्राज्य कब से कब तक चला, इनके शासकों द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए गए थे, कौन कौन से युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ बेटा। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतना अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने इस साम्राज्य की स्थापना के लिए की और एक कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ना मुश्किल है। 16वीं शती के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा को अपने राज्य के विस्तार का शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिक रहे थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बेटा? तो कहने मतलब ये कि उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई गई थी या उनके द्वारा जो भी नियम कानून लागू किए गए थे, उन नियम कानून में किसी न किसी तरीके की अच्छाई थी, कुछ विशेषताएं थी। इस वजह से बेटा उनके राज्यों का पतन हो जाने के बाद भी उनके वो जो नियम कानून है, वो शासन व्यवस्था है, वो अभी तक चलती आ रही है। किसी तरह का उनमें किसी प्रकार का कुछ में चेंजेस हुआ है, बट कुछ एक वैसी की वैसी है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप में कुछ विशेषता लिए हुए थी, है ना। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी। अब आप देखिए कि जो अच्छी चीज़ें होगी वो तो आगे बरकरार रहती है, जो गंदी चीज़ें होती है वो वहीं ख़त्म कर दी जाती हैं। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, इन मुगलों द्वारा कुछ तो अच्छा काम किया गया था। तो क्योंकि ये एक राजनीतिक धरोहर थी, उनकी इमारतों को आज भी प्रशंसनीय इमारतें बनाई गई उनके द्वारा, जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भी आप देख लीजिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वतंत्रता दिवस के दिन मुगल शासकों का जो निवास स्थान लाल किला हुआ करता था दिल्ली का, उसी की दीवार पे खड़े रहकर आज भी ध्वजारोहण करते हैं। तो यानी कि लाल किला अपने आप में कुछ प्रशंसनीय चीज लेके छिपा हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ। अब पढ़ते हैं मुगल कौन थे, मुगल कहाँ से आए थे, किन के वंशज थे, उनके बारे में सारी उनकी जीवनी पढ़ते हैं बेटा। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से तो मुगल जो शासक थे वो चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, माता उसकी उत्तराधिकारी थी। किसकी? चंगेज खान की। ठीक है बेटा, नाम सुना होगा आपने चंगेज खान का। और जो पिताजी थे वे ईरान, इराक और वर्तमान में जो तुर्की है उसके शासक थे तैमूर, जिनका नाम था तैमूर। तो याद रखिएगा कि मुगलों की जो माता थी वो मंगोल शासक चंगेज खान की उत्तराधिकारी थी और मुगलों के जो पिताजी थे वे तैमूर, जो ईरान, इराक और तुर्क के जो राजा थे तैमूर, उनके वंशज थे। और तैमूर की मृत्यु कब हुई थी? 1404 ईस्वी में हुई थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। मंगोल कौन थे? उनके ननियाल वाले, माता की तरफ से जाने वाले थे और उनको पसंद नहीं था मंगोल कहलवाना। क्यों? क्योंकि मंगोल वालों की छवि कुछ अच्छी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियाँ थी, वो कुछ अच्छी नहीं थी, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। और जो मुगलों के कॉम्पिटिटर थे उज्बेगों, ये स्मृतियाँ मुगलों के जो प्रतियोगी उज्बेगों से संबंधित भी थी। उज्बेक भी ऐसे ही थे नरसंहार वाले। ठीक है, तो इस वजह से उज्बेकों की ऐसी स्मृति होने की वजह से उनको मुगलों को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं था। उन्हें तो अपने पिताजी के वंशज जैसे कि तैमूर के वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद था। क्यों? क्योंकि तैमूर की छवि कुछ अच्छी थी। ठीक है, दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके द्वारा दिल्ली पर कब्जा किया गया था। उनके पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये उनकी अच्छी बात नज़र आती है। हाँ तो बेटा
तो बेटा आपको ये चित्र नज़र आता होगा जिसमें ये बीचों बीच नज़र आ रहे हैं, ये कौन है? तैमूर है। ठीक है, तैमूर के इस तरफ ये जो बड़े ये सारे वंशजों में से ये तैमूर के बेटे थे, ये जिनका नाम था मीरन शाह। ठीक है, मीरन शाह ये क्या थे? ये बाबर के लकड़दादा। लकड़दादा शब्द का तात्पर्य होता है बेटा परदादा के भी परदादा। ठीक है, तो ये जो थे ये तैमूर के बेटे थे और बाबर के लकड़दादा थे। ठीक है, और ये जो नज़र आ रहे हैं वो बाबर के दादा थे अबू सैद। क्या थे ये इनके पास वाले ये बाबर के दादा थे अबू सैद। और ये जो बैठे हैं ये बाबर के परदादा थे सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। और ये जो पास में बैठे हैं ये बाबर के पिताजी थे उमर शेख। ठीक है, उनके दाहिनी तरफ तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे कौन बैठा था? बाबर। बाबर के पास में अकबर, अकबर के पास में शाहजहाँ। ठीक है, और इस तरफ देखेंगे तो ये बाबर के पास इस तरफ ये उमर शेख है। उमर शेख के पास में कौन बैठा है? हुमायूं, ये जहांगीर और ये औरंगजेब। ठीक है, इस तरीके से ये चित्र द्वारा बताया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं इस तरह इधर तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों की एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसके पिता पुत्र मीरन शाह जो कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर के लकड़दादा थे। उसके बाद अबू सैद जो बाबर के दादाजी थे। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा थे और उमर शेख यानी बाबर के पिताजी थे। और तैमूर की दाहिनी ओर से तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर पे कौन कौन थे? मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ थे। और उसकी दाईं ओर से उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब थे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, परंतु मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ में अपना चित्र बनवाया। तैमूर और मुगलों के समूह की तस्वीर कुछ प्रस्तुत करती है। आगे चलते हैं मुगल सैन्य अभियान, उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो इस चित्र में देखिए, इस चित्र में नजर आ रहा है बेटा कुछ हाथी सवार है, कुछ घुड़सवार है और ये एक अभियान चल रहा है जिसमें इनको युद्ध कौशल सिखाया जा रहा है। किस प्रकार से युद्ध किया जाना है वो इस तरीके से सिखाया जा रहा है। अब चलते हैं पाठ की तरफ। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य की उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। समझ में आ गया? उज्बेक जो थे बेटा वो उनके प्रतियोगी थे और जब उन बाबर राजगद्दी पे बैठा तब केवल उनकी उम्र 12 वर्ष की थी, लेकिन उज्बेकों ने उस पर आक्रमण किया और वह उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा, अपनी पैतृक गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। अनेकों वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। अब आप कहेंगे पानीपत कहाँ है बेटा? तो पानीपत एक हरियाणा की जगह का नाम है। तो इब्राहिम लोदी को 1526 में उसने पानीपत के युद्ध में हराया। ये अंडरलाइन करने वाली बात है बेटा, यहाँ अंडरलाइन कीजिए। ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बार आता भी है। और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराया था। तालिका वन में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए यदि आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे, मुगलों के अहोम के बारे में हम अध्याय नंबर 7 में, सिखों के बारे में 8 में और 10 में, और मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में पाठ नंबर 9 में संबंधों के पर गौर करेंगे। सफाविद जो थे, सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, और औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध तक का अंत हो पाया। इस सब के बारे में हम आगे जानेंगे, उनके द्वारा चलाए गए अभियानों के बारे में। इस तरफ देखिएगा बेटा कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की जो तकनीक थी वो भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। अंडरलाइन कीजिएगा, बारूद की जो तकनीक है वो 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। और आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन के प्रदेशों में हुआ और आरंभिक में 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया
था। यानी सबसे पहले बारूद वाली तकनीक का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। अब बेटा हम मुगल सम्राट जितने भी थे, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 6 मुगल सम्राट के बारे में हम उनके अभियानों और उनके घटनाक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बाबर। ये कौन है? बाबर। इस बाबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाबर जिनका कार्यकाल 1526 से 1530 तक चला था बेटा। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थकों को उन्होंने हराया था। फिर उसके बाद में 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया उन्होंने। फिर 1528 में उन्होंने चंदेरी के राजपूतों को हराया था और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा इन दोनों पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं हुमायूं की तरफ। हुमायूं 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 तक चला था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंद्वियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा में हराया और 1540 में कन्नौज में। इस पराजयों के ने उसे ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया। फिर ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह का मदद ली और 1555 में दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे चलते हैं अकबर की तरफ। अकबर का जो कार्यकाल था बेटा वो 1556 से लगा के 1605 तक चला था। अब उसने अपने कार्यकाल को 3 भागों में बांट दिया था। वो 3 कार्यकाल कौन कौन से थे? चलते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन गया था। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया था। पहला था 1557 और 1570 के मध्य अकबर के संरक्षक बैरम खान और उसके घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा तथा गोंडवाना और तथा उसके सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उजबेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पे अपना कब्जा कर लिया था। किसने? अकबर ने, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा कार्यकाल था उसके 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने उसे जटिल कर दिया। और तीसरा भाग था 1585 से 1605 का। मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिमी कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। उत्तर पश्चिमी अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार को कब्जे में कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला दिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्यों में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर ने की सत्ता राजकुमार सलीम के कारण विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यह सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए। अब जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जो जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 में चला। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। आगे चलते हैं। शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो शाहजहां ने दक्कन में शाहजहां ने अभियान जारी रखे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ।
अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिमी में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर में मुगलों के राज्य को मिला लिया गया। बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 1658 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा के कैद में रख दिया गया। आगे चलते हैं। औरंगजेब जो कि उसका तीसरे नंबर का पुत्र था, उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। औरंगजेब का शासनकाल बेटा 1658 से 1707 तक चला था। हाँ तो बेटा 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर लिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ों राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उसकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारियों के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप रहा। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति से उपयोग कर रहे थे, छापामार पद्धति यानी कि छिप कर युद्ध करना बेटा, पीठ पीछे वार करना, के विरुद्ध अभियान में प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब का उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों तथा विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा इस तरीके से हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के अभियानों के बारे में पढ़ा। उन्होंने कौन कौन से अभियान चलाए, किस किस के साथ विद्रोह हुआ, उनका कौन कौन से युद्ध उन्होंने जीते, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है बेटा। अब अंत में देखते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार बोले तो बेटा ऐसा अधिकार जिसमें जैसे कि मान लो राजा की मृत्यु के बाद राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो वापस राजा बनता था, इसे ज्येष्ठाधिकार कहा जाता था। तो ज्येष्ठाधिकार पे ना तो मुगल विश्वास नहीं करते थे, उनका तो विश्वास ये था, किस पे था, सहदायाद पे था कि अपने पिता राज्य के उत्तराधिकारी होता था। उसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। और करने के बाद मुगल राजकुमारों में के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों के गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, मतलब वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है। तो हम वहाँ पे 2 तरीके के चला करते थे, ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद। तो मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको बेटा। ज्येष्ठाधिकार यानी कि अगर एक राजा है और उस राजा के 4 पुत्र हैं तो 4 पुत्र में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र उसकी राजगद्दी संभालेगा, इसे कहा जाता था ज्येष्ठाधिकार। और सहदायाद मतलब कि राजा अपनी चारों जितनी भी संपत्ति हुआ करती थी उन चारों में बांट दिया करती थी और उनके बीच में आपस में विद्रोह हुआ करते थे और जो जीतता था वह वहाँ का शासक बनता था। समझ में आ गया बेटा। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया पार्ट लेके आएंगे, तब तक हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है।